क्लास में शुरू करेंगे चैप्टर 11 के लेक्चर नंबर 12 की। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं की। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं की, और फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने 3 भागों में वर्गीकृत किया था। 3 भागों में वर्गीकृत किया था। नंबर 1 फिनॉलिक समूह की अभिक्रियाएं, नंबर 2 बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, और नंबर 3 संघनन अभिक्रियाएं, जिसमें से हमने फिनॉलिक समूह की जो अभिक्रियाएं थी उनको स्टार्ट कर दिया था, और उसमें एक अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ा दी थी, अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया। अब देखिएगा उसके बाद में नंबर 2 है जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। जिंक धातु के साथ अभिक्रिया, तो ये फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया जब जिंक चूर्ण के साथ करवाई जाती है। जिंक धातु को चूर्ण रूप में लिया जाता है ताकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाए और क्रिया थोड़ी आसानी से हो जाए। तो जिंक क्या करता है, इस फिनॉल से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है। तो फिनॉल से जब जिंक ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा तो ऑक्सीजन हट जाएगी, और जो ये हाइड्रोजन है वो बेंजीन के कार्बन पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा बेंजीन प्लस ZnO। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। गर्म भी किया जाता है, तो गर्म करने पर जिंक क्या करता है, फिनॉल के ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है ZnO के रूप में, और ये जो हाइड्रोजन है वो बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगी और बन जाएगा ये OH जब निकलेगा तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बेंजीन का क्या हो जाएगा, निर्माण। ठीक है, तो ये अभिक्रिया किसके साथ है, जिंक धातु के साथ। इसके बाद में नंबर 3 अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद कर लेनी चाहिए। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाते हैं तो हमें सबसे पहली बात यहाँ पर एक निर्जली कारक की आवश्यकता होती है, और निर्जली कारक के रूप में हम लेते हैं निर्जल ZnCl2, और इसको हम गर्म भी करते हैं। क्या करते हैं, गर्म। तो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब आप फिनॉल की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाओगे तो फिनॉल का OH और अमोनिया का H जुड़ करके जल बना लेंगे, और जो NH2 बच जाएगा वो इस बेंजीन के कार्बन पर जुड़ जाएगा और एनिलीन का क्या हो जाएगा, निर्माण। तो ये हो गई किसके साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ। पहली अभिक्रिया थी सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, उसमें हमने अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया पढ़ी थी। उसके बाद में जिंक धातु के साथ, नंबर 3 अमोनिया के साथ। अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाओं में 3 अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, सक्रिय धातुओं के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और गिन्यार अभिकर्मक के साथ। फिर अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रियाओं के बाद जिंक धातु के साथ, नंबर 3 अमोनिया के साथ। नंबर 4 है PCl5 के साथ अभिक्रिया। PCl5 के साथ अभिक्रिया, PCl5 मतलब फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। PCl5 के साथ अभिक्रिया फिनॉल की जब आप करवाते हो तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो फिनॉल C6H5OH होता है। इसकी क्रिया करवाई हमने PCl5 के साथ।
तो बच्चों क्या होता है, PCl5 के पास कितने Cl है, 5, इसमें से एक Cl ले लो, एक हाइड्रोजन ले लो, तो HCl बाहर निकल जाएगा। अब इसके पास 4 Cl बच गए, इन 4 Cl में से एक Cl इस C6H5 के साथ जोड़ दो तो बन जाएगा C6H5Cl। अब देखो ये ऑक्सीजन भी हट गया है यहाँ से, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर PCl3 बच गया, तो PCl3 प्लस ऑक्सीजन POCl3, तो ये बन गई क्लोरोबेंजीन। तो इसका मतलब जब फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है तो PCl5 का Cl OH को हटा देता है और क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। OH का जो H है वो Cl से क्रिया करके HCl बना लेता है। अब इसके पास 3 Cl बचे जाते हैं, एक ऑक्सीजन है तो बन जाएगा POCl3। यदि हम इस अभिक्रिया में फिनॉल को आधिक्य में लें, फिनॉल को आधिक्य में लें तो फिर ट्राइफेनिल फोस्फेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ट्राइफेनिल फोस्फेट। फिनॉल को आधिक्य में ले लिया, C6H5OH के 3 अणु हमने ले लिए और POCl3 के साथ अभिक्रिया करवाई। सर POCl3 कौन सा, ये जो बना था इसके साथ रिएक्शन करवाई गई। एक्चुअल में यहाँ पर ही ज़्यादा लिया जाता है, उसमें से एक अणु तो यहाँ पे जैसे 4 ले लिए तो 4 में से एक अणु तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा, और जो 3 बच गए वो इस POCl3 के साथ क्या करेंगे, क्रिया, और क्रिया करके बनाएंगे ट्राइफेनिल फोस्फेट। C6H5 का होल थ्राइस इसको कहेंगे ट्राइफेनिल, और फोस्फेट देखो 3 ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही, कितनी ऑक्सीजन हो गई, 4, एक ये रहा P यानी PO4। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइफेनिल फोस्फेट। और अब क्या बच गया, 3 तो H बच गए और 3 ही Cl बच गए, तो 3 अणु किसके बन जाएंगे, HCl के। हालांकि ये वाली जो रिएक्शन है बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछी जाती, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पढ़ लेनी चाहिए कि फिनॉल की अभिक्रिया, मान लो आपसे परीक्षा में पूछ ले कि फिनॉल की अभिक्रिया जब PCl5 के साथ करवाए तो क्या बनेगा, ये बनेगा। और आधिक्य में हो दिया हुआ एग्जाम में तो आपको ये पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ये भी लिखनी पड़ेगी और ये भी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें देखो इसके साथ क्रिया करवा रहे हैं अपन, और ये आता कहाँ से, यहाँ से। तो पहले इसको लिख के बताना पड़ेगा, तब जाके ये लिखनी होगी। हालांकि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में 5वीं जो अभिक्रिया है वो है एस्टरीकरण। 5वीं अभिक्रिया जो है उसका नाम है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का निर्माण। एस्टरीकरण का मतलब होता है एस्टर का निर्माण। इसमें हम फिनॉल की अभिक्रिया या तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवाते हैं, RCOOH के साथ। एस्टरीकरण का मतलब एस्टर बनेगा। एस्टर क्या होता है मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, और इस चैप्टर में भी हमने एस्टर की बात की थी, तो अभी वापस से बता देंगे एस्टर क्या होता है। एस्टर का निर्माण होने वाली अभिक्रियाओं को कहा जाता है एस्टरीकरण। तो फिनॉल की अभिक्रिया हमने करवाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, या फिर आप फिनॉल की अभिक्रिया करवाओगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ या एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पे मैं R के रूप में एनहाइड्राइड का सूत्र लिख देता हूँ, RCOOCOR। या फिर आप फिनॉल की अभिक्रिया करवाओगे एसिटिल क्लोराइड के साथ, ये होता है एसिल क्लोराइड, और यदि यहाँ पे CH3 लगाते हो तो उसे बोलेंगे एसिटिल क्लोराइड। यहाँ CH3 यहाँ CH3 लगाते हो तो उसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, यहाँ CH3 लगाते हो तो उसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ये दोनों अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, तो ऐसे वाले तीर के निशान आएंगे। और एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। इस वाली अभिक्रिया को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाता है।
इसको भी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाया जाता है, लेकिन एसिल क्लोराइड के साथ जो अभिक्रिया है वो पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है। सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक होता है और यहाँ पे जल नहीं निकलेगा, यहाँ पे HCl निकलता है, इसलिए क्षार की आवश्यकता होती है। जैसा डार्जन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था, HCl को अवशोषित करने का काम कौन करता है? पिरिडीन। तो देखिएगा बहुत आसान सी रिएक्शन है। आपको करना क्या है, जो एसिड है उसका OH निकाल देना है और फिनॉल का H निकाल देना है। तो फिनॉल का H और उसका OH, इसका मतलब जल बाहर निकल गया, प्लस अब जो बच गया उसको इसके साथ जोड़ देना है। तो C6H5CO ये तो है ही, सॉरी C6H5O ये तो है ही, इसको जोड़ देना है इसके साथ CO के साथ, तो COR। तो ये कंपाउंड बन गया, इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर कहते हैं। तो ये एस्टर है C6H5, इसको उल्टा करके लिखोगे तो RCOO C6H5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड में आपको क्या करना है? इसका H निकाल देना है, इसका ये वाला भाग, तो ये वाला भाग इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C6H5O COR प्लस RCOOH। और यदि आप पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हो एसिल क्लोराइड की, तो इस पर HCl बाहर निकलेगा और बन जाएगा C6H5O COR प्लस HCl। तो ये तीन रिएक्शंस है एस्टरीकरण की, तीनों एक जैसी अभिक्रिया है, कोई खास अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और जो एनहाइड्राइड होता है उसके साथ उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और एसिल क्लोराइड के साथ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। एस्टरीकरण के बाद में अगली जो अभिक्रिया आपके सिलेबस में है वो है बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण में हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये फिनॉल है और इसकी क्रिया करवाई बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो यहां से H और यहां से क्या निकाल देना है? Cl, और रिएक्शन को पूरा कर देना है। ठीक है, और फेनिल बेंजोएट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? फेनिल बेंजोएट का। C6H5O CO C6H5, इसे कहते हैं फेनिल। ये फेनिल समूह है और ये बेंजोएट हो गया, तो इसे कहते हैं फेनिल बेंजोएट। और अंतिम जो अभिक्रिया है वो है बेंजीन का ऑक्सीकरण, सॉरी फिनॉल का ऑक्सीकरण, बेंजीन का नहीं, फिनॉल का ऑक्सीकरण। और फिनॉल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है CrO2Cl2 के द्वारा। क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं इसको। CrO2Cl2 के द्वारा जब आप ऑक्सीकरण करवाओगे फिनॉल का तो बेंजोक्विनोन बनता है, और बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये क्या है? बेंजोक्विनोन। तो ये हमने बात कर ली फिनॉल की फिनॉलिक समूह की रासायनिक अभिक्रियाओं की। फिनॉल की फिनॉलिक समूह की रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 1 अम्लीय प्रवृत्ति की अभिक्रिया, जिसमें 3 अभिक्रियाएं हम पढ़ते हैं। सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया, गिन्यार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फिर जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई, ZNO बाहर निकाल देना है, बेंजीन बना देनी है। उसके बाद में अभिक्रिया करवाई PCl5 के साथ। तो अगर आप फिनॉल की मात्रा कम लेते हो तब तो क्लोरोबेंजीन बनता है, और फिनॉल की मात्रा ज़्यादा लेते हो तो ट्राइफेनिल फोस्फेट बनता है। एक अमोनिया के साथ क्रिया करवाई, एनिलीन बनेगा। उसके बाद में एस्टरीकरण करवाया, बेंजोइलीकरण करवाया और ये ऑक्सीकरण करवा दिया। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली फिनॉलिक समूह की अभिक्रिया, यानी हमारी पहली प्रकार की जो अभिक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रिया। बेंजीन वलय की अभिक्रिया। यदि हम बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब प्रतिस्थापन का कार्य इलेक्ट्रॉन्स नहीं के द्वारा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी थी। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो क्लास 11 में आपको पढ़ाई जाती है, एल्केन के द्वारा वो शो की जाती है। दूसरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी। और तीसरी है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें प्रतिस्थापन कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही करेगा। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि फिनॉल में जो OH समूह होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। फिनॉल में OH समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, अर्थात आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिनॉल की ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर जुड़ता है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि फिनॉल में OH समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी क्यों होता है? तो जिस प्रकार से आपको चैप्टर नंबर 10 में मैंने बताया था कि क्लोरोबेंजीन में Cl समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है। क्यों? क्योंकि जब Cl का लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है तो ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, यानी माइनस आवेश आता है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं पे प्लस होता है या उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए फिनॉल में OH समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी क्यों है, तो आप इसकी पहले अनुनादी संरचनाएं बनाओगे। तो सबसे पहले ऑर्थो पे माइनस आएगा, फिर ये माइनस आगे मूव करेगा तो पैरा पे माइनस आ जाएगा, फिर माइनस आगे मूव करेगा तो वापस से ऑर्थो पे माइनस आ जाएगा, और फिर माइनस आगे मूव करेगा तो वापस से पुरानी वाली जो स्ट्रक्चर है वो हमें 5वीं स्ट्रक्चर के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो माइनस आवेश ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर आता है, इसलिए फिनॉल का OH समूह ऑर्थो पैरा निर्देशी होता है, अर्थात बेंजीन वलय की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो आपको ऑर्थो पैरा स्थितियों पर संपन्न करवानी है। बीच बीच में विशेष बातें आएंगी वो आपको ध्यान रखनी है। तो हम बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया ले रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करके बहुत बार मैंने बनाना सिखवा दी है, तो अब आप इनको बना सकते हैं। नंबर 1 है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण किसका नाइट्रीकरण करवाना है? हमें फिनॉल का नाइट्रीकरण करवाना है। तो देखिएगा, जब हमने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया पढ़ी थी तो वहाँ पर नाइट्रीकरण केवल सांद्र HNO3 के द्वारा करवाया गया था, लेकिन यहाँ पर नाइट्रीकरण तनु HNO3 से भी करवाया जाता है और सांद्र HNO3 से भी करवाया जाता है। तो नंबर A है तनु HNO3 द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तनु HNO3 द्वारा। नाइट्रीकरण का मतलब होता है NO2 समूह का प्रवेश। कौन सी स्थितियों पर? ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर। कौन से समूह का प्रवेश? NO2 का। तो देखिएगा, ये अपना फिनॉल है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने तनु HNO3 के द्वारा। तो परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है? क्या होता है जब फिनॉल तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है, या फिर फिनॉल तीर का निशान किस देगा और यहाँ पे लिख देगा तनु HNO3 अभिक्रिया को पूरा करो। तो आपको NO2 का प्रवेश करवाना है, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। ऑर्थो स्थिति ये है तो यहाँ पे NO2 जोड़ दोगे और एक बार पैरा पर जोड़ दोगे। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल का निर्माण हो जाएगा।
और यही अभिक्रिया यदि हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएं, सांद्र HNO3 द्वारा, तो सांद्र HNO3 आपको पता है क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो NO2 समूह का प्रवेश है वो अलग अलग नहीं होगा, एक ही बेंजीन वलय के अंदर, एक ही फिनॉल की जो बेंजीन वलय है उसी में हो जाएगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर। किस प्रकार से, देखो ये अपना फिनॉल है, यहां पे लिख दिया सांद्र HNO3, OH, एक बार ऑर्थो पे NO2 और इसी में पैरा पर और इसी में ऑर्थो पर, दोनों में अंतर है कि नहीं है। तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है फिनॉल के, पैरा पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है फिनॉल के। इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, इसलिए इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। ठीक है, तनु के साथ ऑर्थो और पैरा अलग अलग बनाना है और सांद्र के साथ एक में ही NO2 जोड़ देना है, ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर, और उस कंपाउंड का नाम होगा पिक्रिक अम्ल और IUPAC नाम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रीकरण अभिक्रिया को आप अच्छे से देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार बोल रहा हूं मैं। तनु के साथ अलग अलग बनाना है और सांद्र के साथ एक में ही जोड़ देना है, ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर, और इस कंपाउंड का नाम है पिक्रिक अम्ल, IUPAC नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाएंगे और फिनॉल का निर्माण कर लेंगे। और फिनॉल से ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल कैसे बनाओगे, क्रिया करवाओगे तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। इसके बाद में नंबर 2 है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब होता है SO3H समूह का प्रवेश, SO3H समूह का प्रवेश करवाया जाता है सल्फोनीकरण के अंदर। और सल्फोनीकरण करवाने के लिए हम या तो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, या करवाते हैं सदुम H2SO4 के साथ। सदुम H2SO4 का मतलब होता है H2SO4 प्लस SO3 का मिश्रण। तो या तो आप सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाओगे या सदुम H2SO4 के साथ। सदुम H2SO4 होता है H2SO4 प्लस SO3 का मिश्रण, जिसे ओलियम भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको इसके बारे में बताया था, P ब्लॉक के अंदर। तो आपको SO3H समूह का प्रवेश करवा देना है, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। इसमें वो अलग अलग नहीं है, इससे पिछले वाले में अलग अलग था तनु और सांद्र, लेकिन यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पर हम एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर SO3H का प्रवेश करवा देंगे। ठीक है, तो ये अभिक्रिया किसके साथ है, सांद्र H2SO4 के साथ। इसके बाद में नंबर 3 है, मिटा देता हूं मैं इसको, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया
फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया चैप्टर नंबर 10 में भी हमने पढ़ी थी और ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर ए, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण और एक होती है फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण में एल्किल समूह का प्रवेश करवाया जाता है, 8 समूह का, मेथिल है, एथिल है, एन प्रोपिल है, आइसोप्रोपिल है। और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण में 8 CO समूह का प्रवेश करवाया जाता है। इसमें 8 समूह का प्रवेश करवाते हैं, उसमें 8 CO समूह का। कैसे होती है रिएक्शन? ये फिनॉल है, रिएक्शन करवाते हैं 8 Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। 8 Cl की जगह आप मेथिल क्लोराइड या एथिल क्लोराइड ले सकते हो। तो जब आप मेथिल क्लोराइड लोगे तो एक बार मेथिल ऑर्थो पे जोड़ोगे और एक बार मेथिल पैरा पे जोड़ोगे। यहाँ पे हमने R लिया है तो एक बार ऑर्थो R पर, सॉरी एक बार ऑर्थो पर R और एक बार पैरा पर R, तो ये बन जाएगा OH R प्लस OH और R। और फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण के अंदर हम 8 CO समूह का प्रवेश करवाते हैं। तो अभिक्रिया किसके साथ होगी? एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगी, 8 COCl के साथ। तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ देना है एसिल समूह को, तो ये हमने ऑर्थो पे एसिल समूह जोड़ दिया और एक बार हम जोड़ देंगे पैरा पर। तो ये हो गया फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कलीकरण, ये हो गया फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में चौथी अभिक्रिया है ब्रोमीनीकरण। कौन सी है? ब्रोमीनीकरण। हम बात कर रहे हैं बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं की। ब्रोमीनीकरण नंबर 4 है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण में Br समूह का प्रवेश करवाया जाता है और एक तो नाइट्रीकरण इंपॉर्टेंट है और एक ब्रोमीनीकरण इंपॉर्टेंट है। सल्फोनीकरण इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो चैप्टर 10 में भी हम पढ़ लेते हैं। तो ब्रोमीनीकरण में भी 2 अभिक्रियाएं हैं, 2 प्रकार की अभिक्रियाएं। कैसे? देखो, ये अपना फिनॉल है। ब्रोमीनीकरण में हम क्या करते हैं? Br2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ब्रोमीनीकरण में Br2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और विलायक के रूप में CCl4 या CH2 लेते हैं। और CCl4 या CH2 अध्रुवीय विलायक है। अध्रुवीय विलायक का मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो। तो क्लास 11 में आपको द्विध्रुव आघूर्ण में बताया जाता है कि CCl4 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, CH2 का भी द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। तो Br2 के साथ अभिक्रिया फिनॉल की करवाते हैं, विलायक के रूप में दे देते हैं CCl4 या CH2, या फिर विलायक के रूप में वाटर भी लिया जा सकता है, लेकिन दोनों रिएक्शंस अलग अलग होगी। Br2 और यहाँ पे ले लिया वाटर। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आपको या तो ये अभिक्रिया परीक्षा में दी जाएगी या ये अभिक्रिया आपको परीक्षा में दी जाएगी। दोनों में अंतर क्या है? इसमें CCl4 विलायक है या CH2 विलायक है और अध्रुवीय विलायक है, और इसमें जल विलायक है। और जल कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। इसमें ध्रुवीय विलायक है। तो जब हम अध्रुवीय विलायक लेते हैं तो ब्रोमीन का प्रवेश एक बार ऑर्थो पे होता है और एक बार पैरा पर होता है। तो ये आपकी बेंजीन हो गई, ये आपका फिनॉल हो गया, और एक बार Br आप ऑर्थो पे जोड़ दोगे और एक बार Br आप पैरा पर जोड़ दोगे।
इसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, इसको बोलेंगे पैरा ब्रोमोफिनोल। अभिक्रिया के प्रोडक्ट क्या होंगे वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि विलायक अध्रुवीय लिया है या ध्रुवीय लिया है। अध्रुवीय विलायक लेते हो तो ब्रोमीन ऑर्थो पर जोड़ना है और एक बार पैरा पर जोड़ना है, और यदि विलायक आप ध्रुवीय लेते हो तो वही काम करना है जो आपने सांद्र नाइट्रिक अम्ल में किया था। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल में क्या किया था, तीनों एनओ2 को एक साथ ही जोड़ दिया था एक ही वलय के अंदर, ऑर्थो, पैरा एवं ऑर्थो पर। तो यहाँ पर तीनों Br, मतलब Br इन तीनों स्थितियों पर एक साथ जोड़ देना है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पर। ये देखो इस प्रकार से। अब बताओ दोनों में अंतर बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अध्रुवीय विलायक लेते हैं तो अलग अलग जोड़ना है, और ध्रुवीय विलायक लेते हैं तो एक साथ जोड़ देना, और इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो ये हमने बात कर ली बेंजीन वलय की अभिक्रियाओं की, जिसमें चौथी अभिक्रिया थी ब्रोमीनीकरण। नंबर 1 नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में तनु नाइट्रिक अम्ल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। सांद्र नाइट्रिक अम्ल पिक्रिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है? पिक्रिक अम्ल। नंबर 2 सल्फोनीकरण। उसमें कोई समस्या नहीं है, SO3H का प्रवेश करवाना है, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पर। उसके बाद में नंबर 3 फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो चैप्टर 10 में भी आप पढ़ते हो और चैप्टर 11 में भी आपको पढ़ाई। वही 2 प्रकार की, एल्कलीकरण में R को घुसाना है ऑर्थो पैरा पर, और एसिलीकरण में RCO को घुसाना है ऑर्थो एवं पैरा पर। और ब्रोमीनीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विलायक अध्रुवीय लेते हो, याद रखना पड़ेगा, तो ऑर्थो एवं पैरा प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, और जब आप ध्रुवीय विलायक लेते हो तो एक साथ ही तीनों जुड़ जाते हैं। उसे कहते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे का जो शेष है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।